वीणा वादनी माँ शारदे के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज एक ऐसे विषय की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका प्रभाव सभी विषयों पर पड़ता है। यानी कोई विषय ऐसा नहीं है जो उसके प्रभाव से अछूता रहता हो। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जिसका प्रभाव पड़ता हो, उस विषय की शुरुआत मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं। एक प्रेरणादायी कहानी के माध्यम से मैं इसे प्रारंभ करूंगा। उसमें आप पहचानेगा कि क्या चीज हमें चाहिए और क्या चीज हमें नहीं चाहिए। जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वो सारे बिंदु जो इसके अंदर आने वाले हैं, वो उस विषय की ओर लेकर के जाने वाले हैं जिस विषय की आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं बच्चों। एक आदमी एक रास्ते से गुजर रहा है। चलते चलते उसे एक महिला मिलती है। महिला से प्रश्न करता है कि बहन, तुम कौन हो? तो महिला उत्तर देती है, भाई मेरा नाम बुद्धि है। जो पहली महिला है वो अपना नाम बताती है दोस्तों, बुद्धि। अच्छा बहन बुद्धि, तुम कहाँ रहती हो? तो वो बहन उत्तर देती है कि भाई मैं मानव के मस्तिष्क में रहती हूँ। यानी बुद्धि जो बात कह रही है उसका जो निवास है वो कहाँ पर है? मस्तिष्क के अंदर है। ठीक है, वो व्यक्ति आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो उसे दूसरी महिला मिली। दूसरी महिला से भी वही प्रश्न था उसका कि बहन तुम कौन हो? उसने कहा, भाई मेरा नाम लज्जा है। पहली है बुद्धि दोस्तों, दूसरी है लज्जा। अच्छा बहन लज्जा, तुम कहाँ रहती हो? तो वो कहता है कहती है लज्जा कि मैं मानव के नेत्रों में रहती हूं। यानी जो लज्जा रहती है वो कहां पर रहती है? आंखों में रहती है, नेत्र के अंदर रहती है। ठीक है बहन। आगे चला। आगे चला तो उसे तीसरी महिला मिली। तीसरी महिला से भी वही प्रश्न दोहराया उसने कि बहन तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम हिम्मत है। तीसरी है हिम्मत। साहस। अच्छा बहन हिम्मत, तुम कहां रहती हो? तो दोस्तों हिम्मत ने उत्तर दे दिया कि मैं मानव के हृदय में रहती हूं। हिम्मत का जो निवास है वो कहां होता है? हृदय में होता है। ठीक है बहन, तो मानव के हृदय में रहती हो। आगे चला। आगे चला तो उसे एक और चौथी महिला मिली। चौथी महिला से भी वही प्रश्न था कि बहन तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम भाई तंदुरुस्ती है। चौथी महिला कहती है मेरा नाम तंदुरुस्ती है। अच्छा बहन तंदुरुस्ती, तुम कहाँ रहती हो? मैं मानव के पेट में रहती हूँ। यानी जो तंदुरुस्ती है वो कहाँ पर रहती है दोस्तों? पेट में रहती है। पहली महिला है बुद्धि, जो मस्तिष्क के अंदर निवास करती है। दूसरी महिला है लज्जा, जो नेत्र के अंदर निवास करती है। तीसरी महिला है हिम्मत, जो हृदय के अंदर निवास करती है। और चौथी महिला है तंदुरुस्ती, जो कहाँ पर निवास करती है? पेट के अंदर निवास करती है। ठीक है दोस्तों, अब वो व्यक्ति आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो उसे एक पुरुष दिखाई दिया। उसने उस पुरुष से पूछा कि भाई तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो उस पुरुष ने उत्तर दिया मेरा नाम क्रोध है। अच्छा भाई क्रोध, बताओ तो सही तुम कहाँ रहते हो? तो क्रोध ने उत्तर दिया कि मैं मानव के मस्तिष्क में रहता हूं।
क्रोध कहाँ रहता है? मानव के मस्तिष्क में रहता है। व्यक्ति अचंभे में पड़ गया, क्योंकि मानव के मस्तिष्क में तो कौन रहती थी? बुद्धि रहती थी। वो कहता बुद्धि रहती, तू कहां से आ गया? तो वो कहता है कि जब मानव की बुद्धि चली जाती है तो मैं आ जाता हूं। यानी जब बुद्धि चली जाती है, आपको पता है जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो कब बंद करती है? जब क्रोध उसके सामने आ जाता है। क्रोध में हम कुछ भी नहीं समझ पाते और जो मर्जी आए जैसे मर्जी हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, क्रोध से आगे बढ़ा तो अगला पुरुष मिला। अगले प्रश्न उसी से वही प्रश्न किया कि भाई तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम लोभ है। अच्छा भाई लोभ, तुम कहां रहते हो? तो लोभ ने कहा मैं मानव के नेत्रों में रहता हूं। अरे मानव के नेत्रों में तो कौन रहती थी? लज्जा रहती थी। तू कहां से आ गया? कि जब लज्जा चली जाती है तो मैं आ जाता हूं। जब मेरा आना होता है तो लज्जा बाहर चली जाती है वहां पर। ठीक है, आगे चला। आगे चला तो उसे तीसरा पुरुष मिला। तीसरे पुरुष से भी वही प्रश्न था उसका कि भाई तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम डर है। अच्छा डर, तू कहां रहता है? कि मैं मानव के हृदय में रहता हूं। फिर व्यक्ति अचंभे में पड़ गया, यार मानव के हृदय में तो हिम्मत रहती थी, तू कहां से आ गया? तो वो कहता है कि जब मानव की क्या चली जाती है? हिम्मत चली जाती है तो मैं आ जाता हूं। ठीक है, तो डर कहां रहता है? हृदय के अंदर रहता है। अब आगे चला। आगे चला तो उसे चौथा पुरुष मिला। चौथे पुरुष से उसने प्रश्न किया कि भाई तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम है, वो रोग है। अच्छा रोग, तू कहां रहता है भाई? तो चौथा पुरुष कौन है बच्चों? रोग। अच्छा रोग, तू कहां रहता है? वो कहता है मैं मानव के पेट में रहता हूं। यानी सारी जो बीमारियां हमारी वो कहां से होती हैं? पेट से होती हैं। उसने कहा ठीक है। अब यहां यदि हम चीजों को देखें, बुद्धि है वो मानव के मस्तिष्क से निवास करती है, तो क्रोध है वह भी मानव के मस्तिष्क में निवास करता है। लज्जा है वो नेत्र में निवास करती है, तो लोभ भी कहां निवास करता है? नेत्र में निवास करता है। हिम्मत जिसको हम साहस कहते हैं वो हृदय में है। तो डर भय ये कहां पर रहता है? ये भी हृदय में रहता है। तंदुरुस्ती जो पेट में रहती है, रोग जो रहता है वो पेट में रहता है। दोस्तों जब क्रोध आता है तो हमारा बुद्धि काम करना बंद कर देती है वहां पर, और जब लोभ आ जाता है, आज इस लोभ ने पूरी हमारी संस्कृति को समाप्त कर दिया है। क्योंकि इस लोभ के कारण हम देख रहे हैं कि भाई भाई का ना रहा, बहन भाई की नहीं रही, माँ बेटे सगे नहीं रहे, पिता पुत्र सगे नहीं रहे। किसके कारण? ये सब लोभ के कारण हुआ। पड़ोसी पड़ोसी का नहीं रहा। ये लोभ से आज ग्रसित हो चुके हैं। क्रोध हमारे बहुत जल्दी, तनाव, क्रोध, कुंठा ये बहुत जल्दी हमारे शरीर के अंदर विराजमान हो जाते हैं। और डर, जिसको लोभ होगा दोस्तों उसको डर भी होगा, हिम्मत नहीं होगी उसके अंदर। इसलिए अटैक देखिए, जहां धन संपदा, लोभ लोभ आ की जो बीमारी लग चुकी है, उससे क्या हो रहा है कि जो आज हार्ट अटैक वगैरह की बीमारी हो रही है वो किन के अंदर हो रही है? वो इसी के कारण हो रही है, भय, डर। और जो उनकी काया है, क्या वो काया निरोगी है? नहीं, रोगी है। वो कहां पर विराजमान है? पेट के अंदर है। क्योंकि जो ये पेट है हमारा, इस पेट के अंदर हमें जो भरना है जो भरते चले जा रहे हैं। चाउमीन, बर्गर, हॉट डॉग, मोट डॉग, पता नहीं क्या क्या खाने लगे आज के बच्चे। और उसका प्रभाव कहां पड़ रहा है? हमारे शरीर पर पड़ रहा है। एक तरफ ये चार चीजें हैं दोस्तों, इन चार चीजों को संजो करके रखना, आपको सफलता मिलेगी। बुद्धि को संजो करके रखना मस्तिष्क के अंदर। हम कहते हैं बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन जितनी भी है उसे हमें मस्तिष्क के अंदर क्या करना है? संजो करके रखना है। लज्जा को बनाए रखना। लज्जा होती है आंखों की शर्म। आंखों की शर्म, बच्चा आपको देखते ही यदि कोई गलत काम करने भी जा रहा होता है वो रुक जाए, तो ये समझ के चलना कि बच्चा बच्चा क्या है? लज्जा से ग्रसित है, लज्जा है उसके अंदर। उसको इधर दूसरी ओर देखते हैं, लोभ यदि उसके अंदर आ गया तो लज्जा नहीं रह सकती वहां पर। हिम्मत होनी चाहिए।
कितने से बड़ी बाधा आ जाए हमारे जीवन के अंदर, हमारे अंदर साहसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। परीक्षाओं में धैर्य की आवश्यकता होती है, हिम्मत की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं उस हिम्मत को बनाए रखेगा और अपनी काया को तंदुरुस्त बना के रखेंगे तो ये सफलता का राज है दोस्तों, ये असफलता का राज है। यदि असफल होना चाहते हैं जीवन के अंदर तो इन 4 चीजों को विराजमान कर लीजिए अपने अंदर, और सफल होना चाहते हैं तो इन 4 चीजों को अपने अंदर विराजमान कर लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ यदि मैं इन सारे बिंदुओं को देखूं तो कौन से, अब तो विषय समझ में आ गया होगा आपके कि ये सारी बातें कौन से विषय में की जाती हैं। तो फिर ठीक है, समझ में आ रही है आपकी बात। मनोविज्ञान, जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वो मनोविज्ञान के पहलू को देख कर आ रहा हूं। मनोविज्ञान कभी रटने का विषय नहीं है, मनोविज्ञान जीवन में उतारने का विषय है। बुद्धि मनोविज्ञान विषय में आती है। मस्तिष्क की बात भी, हम मानसिक विकास की अपन बात करते हैं, वह भी मनोविज्ञान में बात करते हैं। जब नेत्रों की बात करते हैं, शारीरिक विकास की अपन बात करते हैं, हम हिम्मत, साहसी, एक साहसी बालक होते हैं, एक भीरू बालक होते हैं, एक डरपोक बालक होते हैं। हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम तंदुरुस्ती की बात करेंगे, साइकोलॉजी में स्वास्थ्य की बात की जाती है। क्रोध संवेगों की बात की जाती है साइकोलॉजी के अंदर, डर भी संवेग की बात की जा रही है, और यहाँ स्वास्थ्य की बात की जा रही है। तो ये सारे बिंदु हम कहाँ पढ़ते हैं? मनोविज्ञान विषय के अंदर पढ़ते हैं। जिसने भी मनोविज्ञान विषय को अपने जीवन के अंदर उतार लिया वो निसंदेह इनको नहीं अपनाएगा, वो किनको अपनाएगा? इनको अपनाएगा। तो ये मनोविज्ञान विषय दोस्तों बहुत अच्छा विषय है, बहुत सुंदर विषय है। इसे अपने जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करिएगा। यदि आपने इस मनोविज्ञान विषय को अपने जीवन के अंदर उतार लिया तो मैं वायदा करता हूं आपसे, और साथ में दावा भी करता हूं इस चीज का, कि जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो आप अपने बच्चों के साथ ईमानदारी के साथ न्याय कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षण विधियां, कंटेंट सारा की सारा इस मनोविज्ञान विषय पर डिपेंड करता है। यदि आप बालकों को कक्ष में समझ नहीं पाए तो फिर आप कभी भी प्रभावशाली शिक्षण नहीं कर सकते हैं। बालक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको जानकारी है। हर बालक का व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जब अपन बात करते हैं तो हर बालक की अपनी अपनी नेचर होती है, हर बालक की अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं। तो उसके आधार पर यदि हमने बच्चे को समझ लिया तो फिर हम आसानी के साथ उस बच्चे के साथ न्याय कर पाएंगे और हम अच्छा प्रभावशाली शिक्षण कर पाएंगे। तो इस मनोविज्ञान विषय को लेकर के मैं आपके बीच में अब शुरू करने जा रहा हूं कि जो मनोविज्ञान विषय है वो मनोविज्ञान विषय का इतिहास क्या कहता है, मनोविज्ञान का ऐतिहासिक पहलू क्या है, और इसकी जो अर्थ है, इसकी जो परिभाषा है, किस तरीके से ये डेवलपमेंट होता चला गया है। मनोविज्ञान विषय मूल मनोविज्ञान विषय के रूप में नहीं था, ये आपको पता है, क्योंकि जो सबसे प्राचीन विषय रहा है वो हमारा दर्शन रहा है। दर्शन रहा है। जब हम अपने ग्रंथों की तरफ चलते हैं तो जो वेद हैं वो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जिन्हें हम दर्शन के रूप में जानते हैं वहां पर। तो दर्शन से ही यहाँ मनोविज्ञान निकला है बाहर। पहले दर्शन में ही मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में इस विषय को पढ़ाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा तो इस क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम होने लगा तो दर्शन, पहले तो दर्शन की एक शाखा के रूप में इसने काम किया, लेकिन जब धीरे धीरे हमने देखा कि इसका जो शाखा है बड़ी होती चली जा रही है, इसमें बहुत सारे काम होने लगे हैं, बहुत सारे रिसर्चेज होने लगे हैं, बहुत सारे प्रयोगात्मक कार्य होने लगे हैं, तो फिर ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि इस दर्शन के चंगुल से निकाल करके एक अलग विषय के रूप में इस विषय को मान्यता दी जाए। तो उसी ऐतिहासिक पक्षों को देखने के लिए अब अपन चलते हैं आगे बच्चों। मनोविज्ञान का इतिहास क्या कहता है, इसका ऐतिहासिक तथ्य क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा मैं यहाँ कह सकता हूँ, चाहे आपकी रीट है, चाहे आपकी सेकंड ग्रेड है, चाहे आपकी फर्स्ट ग्रेड है, इसमें से प्रश्न परीक्षा में आता ही आता है। जो मैं आज बताने वाला हूं इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा, उस नाते आपको क्या करना है, इसे तैयार करना है। तो इसके ऐतिहासिक पक्षों को देखिएगा और खास खास बातें जो आने वाली हैं उनको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। सबसे पहला बिंदु दोस्तों अपने में बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मनोविज्ञान विषय को दर्शन में ध्यान दीजिएगा, मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता था। पूछ सकता है आपसे परीक्षा के अंदर प्रश्न कि मनोविज्ञान विषय को दर्शन में सबसे पहले किस रूप में पढ़ाया जाता था। तो किस रूप में पढ़ाया जाता था? मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में
पढ़ाया जाता था। ये मुख्य मुख्य बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दूसरा बिंदु, लगभग 2000 साल पूर्व अरस्तु की यदि मैं बात करूं तो अरस्तु के समय में ही मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अपना जीवन आरंभ कर दिया था। यानी जो अरस्तु हैं उनके जीवन काल में ही, लगभग 2000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं आपसे, वहीं पर इस जो दर्शन था हमारा, दर्शन शास्त्र के अंदर एक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में इसने अपना जीवन प्रारंभ कर दिया था। यानी दर्शन की एक शाखा बनी मनोविज्ञान, उसमें वहां पर इसको शुरू कर दिया गया था। तो दूसरा प्रश्न अब यहां पर आ जाता है कि लगभग 2000 साल पूर्व किसके समय में? अरस्तु के समय में। ध्यान में रखिएगा, अरस्तु के समय में। और किस रूप में? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में इसे प्रारंभ कर दिया था। तीसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने यहां पर, कि 1879 के अंदर विल्हेम वुंड ने एक प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो यहां प्रश्न आ जाता है परीक्षा के अंदर कि सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो 1879, ये पहला वाले प्रश्न का उत्तर ध्यान में रखेगा। और दूसरा किसके द्वारा स्थापित की गई? तो विल्हेम वुंड के द्वारा स्थापित की गई। विल्हेम वुंड ने क्या किया? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया। तो यही इस तीसरे वाले बिंदु से ये दो प्रश्न बन करके आपके यहां पर क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। 1879 ध्यान में रखिएगा। और दूसरा, मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है वो किसके द्वारा स्थापित की जाती है? विल्हेम वुंड के द्वारा। फिर यहीं पर 1800 जब 79 की अपन बात कर रहे हैं तो यहीं पर ये इस विषय को, जो विषय हमारा मनोविज्ञान था, इसको किसके चंगुल से छुड़ाया गया? दर्शन शास्त्र के चंगुल से बाहर कर दिया गया, बाहर निकाल लिया गया। क्योंकि अब यहाँ स्वतंत्र रूप से जब हम प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं तो फिर यहां से मान के चलते हैं कि वो विषय क्या हो गया? अलग हो गया यहाँ पर। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के चंगुल से निकलकर एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा पा सकने में क्या हो सका? समर्थ हो सका। इसलिए फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इसलिए विल्हेम वुंड को प्रयोगात्मक और आधुनिक मनोविज्ञान का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कई सारी बातें इंपॉर्टेंट आ रही है जहां से परीक्षा में प्रश्न आता है। ये तीसरा वाला बिंदु अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? विल्हेम वुंड के द्वारा की गई। कब की गई? 1879 ईस्वी के अंदर की गई। आधुनिक मनोविज्ञान का जो ज्ञाता कहें, जन्मदाता कहें, जनक कहें, वो कौन है? विल्हेम वुंड है। क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था? मनोविज्ञान विषय को जब पहले अपनी लैब बना दी थी तो मनोविज्ञान विषय को दर्शन शास्त्र के जो चल रहा था उसके चंगुल से बाहर निकाला था यहाँ पर। तो विल्हेम वुंड को प्रयोगात्मक एवं आधुनिक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। दोस्तों ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये परीक्षा में आता ही आता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट बिंदु की तरफ अपन चलें तो चौथा बिंदु कहता है यहाँ पर कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। अपन जानते हैं मनोविज्ञान विषय को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। और जब इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना। एक शब्द है साइके और दूसरा है लोगस। कुछ लोग लोगास भी कह देते हैं, कुछ लोगस कह देते हैं, बात वही है। साइके और लोगस दो शब्दों से ये मिलकर के बना है। अब यहां कई बार प्रश्न आता है कौन सी भाषा? तो ये कौन सी भाषा है? यूनान के अंदर जो ग्रीक भाषा बोली जाती है वहां से इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा से नहीं हुई है, ध्यान में रखिएगा। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? ग्रीक भाषा, यानी यूनान की भाषा, यूनानी भाषा के रूप में आ जाए, ग्रीक भाषा के रूप में आ जाए। कि यूनान के अंदर जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी होती है दोस्तों? ग्रीक भाषा होती है यहाँ पर। तो यहाँ दो शब्द साइके प्लस लोगास शब्द से मिलकर बना है। अब यदि साइके का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए या लोगास का अर्थ पूछ लिया जाए, साइके होता है आत्मा, आत्मा सोल, यानी जो साइके है वो क्या है? आत्मा। और जो लोगास है वो लोगास क्या होता है बच्चों? अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। यहां पर सबसे पहले जो दर्शन से अपन बात को लेकर के चले थे तो वो दर्शन में सबसे पहले साइकोलॉजी को जो बात कही जा रही है वो क्या कही गई? आत्मा का
विज्ञान है। सबसे पहले जो बात की गई वो किसकी बात की गई थी? आत्मा का विज्ञान है। तो यहाँ साइके का अर्थ है आत्मा, सोल, तथा लोगस का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अध्ययन, स्टडी होता है। ध्यान में रखेगा। इसलिए सबसे पहले 5 बिंदु ध्यान में रखेगा। सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। क्योंकि दर्शन की बात कर रहे हो, दर्शन में अपन आत्मा, परमात्मा, ये सारी बातें होती रही हैं। तो आत्मा का विज्ञान दर्शन से ही निकला यहाँ पर, क्योंकि दर्शन के से ही ये अलग विषय के रूप में बाहर निकला था, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान विषय। तो यहाँ आत्मा का विज्ञान सबसे पहले कहा गया। अब इसके समर्थक कौन रहे? ये प्रश्न भी आ जाता है परीक्षा के अंदर कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा, कौन समर्थक रहा है? तो कहीं ना कहीं जब हम 2000 साल पहले की जो अपन बात कर रहे थे, हमने अरस्तु की बात की थी, वहां पर मानसिक दर्शन शास्त्र की अपन ने बात की थी। तो यहां अरस्तु का नाम, प्लेटो का नाम और डेस्कार्टेज का नाम प्रमुख रूप से रहते हैं। ये तीनों नाम ध्यान में रख लीजिएगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि आत्मा का विज्ञान के समर्थक रहे। या तो 3 होगा तो उपरोक्त तीनों आ जाएगा, नहीं तो इन तीनों में से एक ऑप्शन में होगा परीक्षा के अंदर। तो फिर इन एक को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वाटसन को भी दे सकते हैं ऑप्शन में, स्किनर को भी दे सकते हैं, पेम्पोजी को भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो पेम्पोजी नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर स्किनर नहीं है, वाटसन नहीं है। इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, प्लेटो, अरस्तु और डेस्कार्टेज। ठीक है ना? यानी आत्मा के विज्ञान के जो समर्थक थे वो ये 3 लोग रहे हैं। अब आगे चलें अपन, बहुत इंपॉर्टेंट और बात आगे 17वीं शताब्दी पर आ जाएगी। अब 17वीं शताब्दी में जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान समझने में कठिनाई महसूस हुई। अब आत्मा है क्या? किसी ने देखा उस आत्मा को? किसी जाना है? हम कहते हैं, दर्शन कहता है हमारे सामने कि आत्मा है जो अमर है, लेकिन हम में से किसी ने भी उस आत्मा को नहीं देखा। तो फिर आगे 17वीं शताब्दी में जब हमने देखा कि इस आत्मा को समझने में कठिनाई महसूस हो रही थी, यह आत्मा है क्या, समझ नहीं पा रहे थे इस आत्मा को। तो फिर हमारे जो इटली के दार्शनिक हैं, हमारे जो इटली के यहां दार्शनिक हैं पोम्पोंजी, इटली के दार्शनिक जो पोम्पोंजी हैं, उन्होंने क्या किया, इसको मस्तिष्क का विज्ञान या मन का विज्ञान बता दिया। जब आत्मा के विज्ञान को समझने में कठिनाई महसूस हो रही थी 17वीं शताब्दी में, तो जो इटली के दार्शनिक है पोम्पोंजी, उन पोम्पोंजी ने इसे क्या कहा, मस्तिष्क का या मन, मस्तिष्क को यहां मन की जो अपन बात करते हैं कि मस्तिष्क का विज्ञान या मन का विज्ञान यहां पर कह दिया। तो फिर यहां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आती है कि मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? तो इटली के दार्शनिक पोम्पोंजी ने यहां पर माना है। ध्यान रखिएगा, पोम्पोंजी ने माना यहां पर, या पोम्पोंजी ने क्या माना, मस्तिष्क अथवा मन का विज्ञान मान लिया यहां पर। तो सबसे पहले कौन सी बात की गई? आत्मा के विज्ञान की बात की गई। और आत्मा के विज्ञान के समर्थक थे वो कौन कौन से थे? प्लेटो थे, अरस्तु थे और डेस्कार्टेस थे। ठीक है, ये 3 नाम यहां पर आ गए। अब फिर जब आत्मा के विज्ञान की बात आई, तो आत्मा के विज्ञान को समाप्त करने के बाद में फिर हमने मन या मस्तिष्क के विज्ञान की बात की, और जो 17वीं शताब्दी में की गई पोम्पोंजी के द्वारा, इटली के दार्शनिक है पोम्पोंजी, उनके द्वारा इस बात को कहा जा रहा है यहां पर। अब मन और मस्तिष्क को भी कोई नहीं समझ पाया। मन चंचल है, मन को किसी ने देखा क्या? मन को किसी ने पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा। जब मन को भी नहीं समझ पाए, तो फिर बात आई चेतना का विज्ञान, कि भाई मस्तिष्क का विज्ञान नहीं होता, मन का विज्ञान नहीं होता, मस्तिष्क को कोई नहीं जान पाया। तो फिर बात आ गई यहां पर चेतना का विज्ञान। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया यहां पर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बिंदु आता है 19वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में तो यहां आत्मा का विज्ञान समझने में जो कठिनाई महसूस हुई, तो मन या मस्तिष्क के विज्ञान की बात की गई। और जब 19वीं शताब्दी में प्रवेश कर गए, तो मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को क्या कहना शुरू कर दिया? चेतना का विज्ञान कहना शुरू कर दिया। यहाँ पर चेतना के विज्ञान की बात जो आई, वो कौन सी शताब्दी में आई, पूछा जा सकता है 19वीं शताब्दी में। आत्मा का विज्ञान हटा करके और मन और मस्तिष्क के विज्ञान की जो बात आई, वो 17वीं शताब्दी में आई थी यहाँ पर। अब इसके जो समर्थक हैं, एक तो विलियम वुंड रहे हैं, विलियम जेम्स रहे हैं तथा जेम्स सली रहे हैं। यह भी 3 ध्यान में रखेगा कि चेतना का विज्ञान जो कहने वाले थे, इसके जो समर्थक थे, वो भी यहाँ पर 3 लोग हैं। यहाँ पर एक तो विलियम वुंड है,
ध्यान में रखिएगा, विलियम वुंड, विलियम्स जेम्स और तीसरे हैं जेम्स अली। ये 3 नाम आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर है जो सब्जेक्ट के काम में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर इस इतिहास के पहलू को देखकर देखें तो कहीं ना कहीं परीक्षा में प्रश्न आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ जब 19वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर गए और 19वीं शताब्दी में जो बात की गई मस्तिष्क के विज्ञान को, मन के विज्ञान को दूर करके हमने किसकी बात कर दी, चेतना के विज्ञान की बात कर दी। अब चेतना के विज्ञान की जब हम बात कर दी तो विलियम वुंड, विलियम जेम्स और जेम्स सली इसके समर्थक रहे हैं। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलें तो चेतना क्या है? क्या एक व्यक्ति, एक बालक सदैव चेतन अवस्था में रहता है क्या? नहीं, अचेतन भी है, अर्धचेतन भी है। जब चेतन की हमने बात की थी तो 24 घंटे एक बालक, एक व्यक्ति जब चेतन अवस्था में नहीं रह सकता तो अर्धचेतन भी होता है, अनकॉन्शियस भी होता है, अचेतन भी होता है। तो फिर ये चेतना के विज्ञान को भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो फिर बात निकल कर आई कि भाई ये तो व्यवहार का विज्ञान है। चेतना के विज्ञान को भी समाप्त करके, क्योंकि चेतना भी अकेली चेतन नहीं रह सकता, चेतना में भी अलग अलग तरीके के अर्धचेतन में व्यवहार होता है, अचेतन में व्यवहार होता है और चेतना में व्यवहार होता है। तो फिर यहाँ अब प्रमुख रूप से आते हैं जेबी वाटसन। जेबी वाटसन जब कहते हैं कि भाई ये चेतना का विज्ञान क्या होता है, कुछ नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति एक चेतन अवस्था में, हमेशा चेतन अवस्था में रह सकता। तो फिर व्यवहार का विज्ञान लेकर के आए यहाँ पर, और व्यवहार का विज्ञान लेकर आए दोस्तों 20वीं शताब्दी। याद कर लीजिएगा, ये व्यवहार के विज्ञान की बात की गई थी, वो कौन सी शताब्दी में की गई थी? 20वीं शताब्दी में व्यवहार के विज्ञान की बात की जा रही है यहाँ पर। और व्यवहारवादी जो है वो कौन है? प्रोफेसर जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान कहा। ध्यान में रख लीजिएगा, जेबी वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान आज भी चल रहा है, क्योंकि जब बालक कक्ष में कोई व्यवहार करता है, या अध्यापक कोई व्यवहार करता है, या फिर कोई व्यापारी व्यवहार करता है, या एक चिकित्सक व्यवहार करता है, यानी समाज के लोग जो व्यवहार करते हैं वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर करते हैं। तो ये जो व्यवहार का विज्ञान है, ये एक सर्वमान्य परिभाषा आज भी हमारे बीच में चल रही है। तो व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले जो कहने वाले थे वो कौन थे? व्यवहारवादी प्रोफेसर जेबी वाटसन, जिन्होंने चेतना के विज्ञान को हटा करके और 20वीं शताब्दी में इस बात को कर दिया। अब इसके समर्थक कौन कौन रहे? स्कन्नर भी रहे हैं, थॉर्नडाइक भी रहे हैं, गैरेट भी रहे हैं। गैरेट है, जेम्स डेबर है, वुडवर्थ है, मैकडूगल है, स्किनर है, थॉर्नडाइक, ये इसके समर्थक रहे हैं। यानी व्यवहारवादी, जो व्यवहारवादी हैं जेबी वाटसन, इनके ही ये व्यवहारवादी ये भी हैं। गैरेट भी व्यवहारवादी हैं, जेम्स डेबर भी व्यवहारवादी हैं, वुडवर्थ भी व्यवहारवादी हैं, मैकडूगल हैं, स्किनर है, थॉर्नडाइक, ये सब 20वीं शताब्दी में हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कोई यहाँ अरस्तु प्लेटो की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर यहाँ जो बात की जा रही है स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, वुडवर्थ, जेम्स डेबर और गैरेट। मुख्य रूप से जो व्यवहारवादी ने व्यवहार का विज्ञान कहा था वो कौन थे? प्रोफेसर जेबी वाटसन। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लें। उसके बाद में ये 2 बिंदु वर्तमान समय को लेकर के आ रहे हैं कि वर्तमान जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो में हम मनोविज्ञान को क्या कह रहे हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक ऐसा विधायक या वस्तुपरक विज्ञान है जो अनुभूति के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। यानी फीलिंग्स के माध्यम से, बच्चों के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आ रही हैं। सामने वाला जो एक दुकानदार के सामने ग्राहक आ रहा है, वो ग्राहक अब फीलिंग्स जो महसूस कर रहा है उससे ही उसका क्या होता है? व्यवहार झलकता है। तो आधुनिक युग में अपन इसको कह रहे हैं कि जो अनुभूति के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, जो मनोविज्ञान विषय है वो किसके माध्यम से अभिव्यक्त होता है? अनुभूति के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो दूसरी ओर यहाँ ये कुछ मनोवैज्ञानिक वर्तमान में ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि मनोविज्ञान को व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान मानते हैं। मनोविज्ञान को व्यक्ति की क्या मानते हैं? क्रियाओं का विज्ञान मानते हैं। जो व्यक्ति क्रियाएं करता है, देखिए फीलिंग्स में भी कहीं ना कहीं वो आंतरिक क्रिया कर रहा है यहाँ पर, और जो क्रियाएं कर रहा है उससे उसका क्या झलकता है? व्यवहार झलकता है यहाँ पर। तो बात वही है, यहाँ पर शब्द केवल अंतर आ रहा है, बाकी मतलब जो भाव है वो एक ही यहाँ पर। तो क्रियाओं का विज्ञान मानते हैं। इस संदर्भ में वुडवर्थ क्या कहते हैं, यह भी वुडवर्थ का कथन ध्यान में रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का
विज्ञान है। जिस प्रकार का वातावरण वो व्यक्ति देखता है उसी प्रकार के वातावरण के अनुसार वो अपने क्रियाकलापों को प्रारंभ कर देता है। एनवायरनमेंट का प्रभाव अपन जानते हैं कि मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है यहाँ पर। तो जब वातावरण जैसा होता है व्यक्ति उसी प्रकार की क्या करता है, क्रियाओं को करता है। तो वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया, बताइएगा। यह बात जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा की गई है, आपकी बात में वुडवर्थ के द्वारा कही गई है। वुडवर्थ ने इस बात को यहां पर कहा है। तो ये बहुत खास तथ्य हैं कि प्रारंभ में जो दर्शन था हमारा, उस दर्शन से मनोविज्ञान विषय जब दर्शन में पढ़ाया जाता था, एक शाखा के रूप में पढ़ाया जाता था, मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता था। फिर 2000 साल, लगभग 2000 साल पहले अरस्तु ने इस बात को यहाँ पर स्वीकार कर लिया था। फिर 17वीं शताब्दी में हमने जो बात कर डाली, आत्मा के विज्ञान की बात कर डाली, यहाँ पर आत्मा क्या होती है। 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में किस किस तरीके से व्यवहार को लेकर आए, आत्मा को हमने छोड़ा, हमने मन मस्तिष्क के विज्ञान को भी छोड़ा, हमने चेतना के विज्ञान को भी छोड़ा, हमने आज जो अपनाया है वो कौन सा अपनाया है, व्यवहारिक क्रियाओं को अपनाया है, अनुभूतियों को अपनाया। अब अनुभूतियों के माध्यम से जो अभिव्यक्त किया जा रहा है वही मनोविज्ञान है। जो विभिन्न प्रकार के वातावरण के अनुसार क्रियाएं कर रहा है वही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों इसकी प्रमुख परिभाषाओं की ओर, जो परीक्षा में कोई ना कोई स्टेटमेंट को लेकर के पूछ ली जाती है। तो जरा उन परिभाषाओं में देखें। पहली परिभाषा क्रो एंड क्रो पूछी जाती है परीक्षा के अंदर। एक कथन, एक परिभाषा का कथन परीक्षा के अंदर जरूर आता है। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं दोस्तों, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यह कहने वाले कौन थे, हमारे इस क्रो एंड क्रो हैं यहाँ पर। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार ध्यान में रखने का, ये परिभाषा हमें रटनी नहीं है, हाँ केवल कुछ शब्दों को ध्यान में रखते हुए लिंक करना है यहाँ पर। तो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का लिंक क्रो एंड क्रो, ध्यान में रखिए। एक क्रो के साथ कर दीजिएगा मानव व्यवहार और दूसरे क्रो के साथ में कर दीजिएगा मानव संबंध, तो दोनों आराम से क्या हो जाएगा, लिंक बैठ जाएगा और याद यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि परीक्षा के अंदर वस्तुनिष्ठ होता है, वहां रटना नहीं है, लेकिन हाँ ये कथन जरूर ध्यान में हो जाए कि कथन किसके द्वारा है। जहां मानव मानव दो बार आ रहा है तो फिर वहां क्रो एंड क्रो की बात यहाँ पर की जाएगी। दूसरी परिभाषा मैकडूगल के द्वारा दी जा रही है। मैकडूगल क्या कहते हैं, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, आचरण, जो हम आचरण करते हैं, जो हम व्यवहार दर्शाते हैं, उसका ही विधायक विज्ञान कहा जाता है यहाँ पर। तो मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का विधायक विज्ञान किसके द्वारा कहा गया, ये कथन किसका है यहाँ पर, तो मैकडूगल इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। तो मैकडूगल की कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जोड़ दीजिएगा, आचरण और व्यवहार के साथ जोड़ दीजिएगा, तो फिर मैकडूगल याद आ जाएगा कि मैकडूगल आचरण और व्यवहार। और क्रो एंड क्रो मानव, मानव दो जगह मानव शब्द आ रहा है, मानव व्यवहार और मानव जो संबंध है वो दो बातें आ रही हैं। तीसरी परिभाषा आती है दोस्तों जेम्स ड्रेबर के अनुसार। जेम्स ड्रेबर क्या कहते हैं, मनोविज्ञान का वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है, जो व्यवहार उसके अंतर जगत के मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। तो यहाँ अभी जेम्स ड्रेबर की जो बात की जा रही है, बहुत अच्छी बात की जा रही है कि मनोविज्ञान, बड़ी परिभाषा है थोड़ी सी इसमें, कि मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है, यानी पूरी तरीके से क्या है, एक प्रकार का प्योर साइंस है, शुद्ध विज्ञान है, जो मानव तथा पशु, क्योंकि अपन जानते हैं, हमने देखा है कि जो जितने भी ये साइकिलिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन सब ने, साइकोलॉजिस्ट हैं जो, इन सब ने क्या है, जानवरों पर प्रयोग किए हैं, पशुओं पर प्रयोग किए हैं। और स्किनर पर, कोई स्किनर पर करता है, कोई थॉर्नडाइक पर करता है, कोई चिंपांजी पर करता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है, जो व्यवहार उसके अंतर जगत के मनोभावों, जो अंतर जगत है उसका अंतर जगत के मनोभाव और विचारों को व्यक्ति करता है, जिसे हम क्या मानते हैं, अंतर्भाव जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, मस्तिष्क के अंदर भाव, बहुत सारे भाव होते हैं, उसको हम कहते हैं मानसिक जगत कहते हैं यहाँ पर। तो इन तीन परिभाषाओं को ध्यान में रखेगा, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, मैकडूगल क्या कहते हैं और जेम्स ड्रेबर क्या कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा की ओर अपन चलें।
तो कॉल्सनिक क्या कहते हैं हमारे सामने, बहुत छोटी सी परिभाषा दे रहे हैं। कॉल्सनिक, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार का विज्ञान है। बहुत छोटी सी बात यहाँ पर कॉल्सनिक के द्वारा कही जा रही है, जो आसानी के साथ आपको ध्यान में आ जाएगी। यहाँ पर गैरिसन क्या कहते हैं, गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। जो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार, सामने मानव व्यवहार कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने व्यवहार कर रहा है, एक बालक दूसरे बालक के साथ व्यवहार कर रहा है, एक अध्यापक के साथ उसका बालक व्यवहार कर रहा है, बेटे माँ के साथ बेटा व्यवहार कर रहा है, तो व्यक्ति व्यक्ति के सामने जब व्यवहार की बात की जा रही है तो प्रत्यक्ष, उसे उस व्यवहार को क्या कहते हैं अपन, प्रत्यक्ष व्यवहार कहते हैं। तो मनोविज्ञान का संबंध किससे होता है, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से होता है। यह बात किसके द्वारा कही जा रही है, गैरिसन व अन्य के द्वारा की जा रही है। छठी परिभाषा आती है, मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। जो इसका संबंध है वो किससे है, वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक, ये सीधी सीधी सी मन जो कह रहे हैं वो आधुनिक मनोविज्ञान को जोड़ करके बात कर रहे हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। वैज्ञानिक खोज से जो सीधा सीधा सा ताल्लुकात रखते हैं वो कौन कहते हैं, मन की बात करते हैं। और दोस्तों ये अंतिम परिभाषा बार्टसन, ई बार्टसन, वो जे बी बार्टसन था, यहाँ ई बार्टसन, दोनों अलग अलग वाटसन है, ये भी ध्यान में रखना, नहीं बहुत कंफ्यूजन होता है। ई वाटसन, ई वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये परिभाषा परीक्षा में आ चुकी है, इसे ध्यान में रखेगा, ये कंफ्यूजन होता है। मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये तो कह रहे हैं हमारे कॉल्सनिक कह रहे हैं मानव व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, और ये शुद्ध विज्ञान कौन कहने वाले हैं, ई वाटसन यहाँ पर कहने वाले हैं। यहाँ पर तो इन परिभाषाओं को, जो मुख्य परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। 7 परिभाषाओं को ध्यान में रखिएगा, और रटनी नहीं है, मैं फिर वापस कह रहा हूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शब्द के साथ इन्हें कनेक्टिव करेंगे। जब प्रत्यक्ष मानव व्यवहार की बात की जा रही है वो गैरिसन के द्वारा की जा रही है। कॉल्सनिक क्या कहते हैं, मानव व्यवहार का विज्ञान की बात कर रहे हैं। जब शुद्ध विज्ञान जुड़ जाता है तो ई वाटसन यहाँ पर जुड़ जाता है। ऐसे करके यदि आप याद रखोगे तो फिर आसानी के साथ आधुनिकता की जब बात करेंगे या संबंध व्यवहार की बात करेंगे, वैज्ञानिक खोज, किसी भी शब्द को ध्यान में कनेक्ट जोड़ लीजिएगा मन के द्वारा, तो फिर आसानी के साथ ये सारी बातें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर तो मनोविज्ञान के ऐतिहासिक तथ्य को हमने जाना, जो इतिहास क्या कह रहा है, किस तरीके से मनोविज्ञान विषय दर्शन से के चंगुल से छूट करके अलग हुआ, और कैसे आत्मा के विज्ञान को बदला गया। आत्मा के विज्ञान को बदलने के बाद में जो हमारे पास में आ गया मन और मस्तिष्क का विज्ञान आ गया, उसको भी कैसे बदला गया चेतना के विज्ञान के रूप में, फिर चेतना के विज्ञान को भी बदला, और आज जो चल रहा है वो किसके रूप में चल रहा है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में चल रहा है। इस चैप्टर में से यहाँ जो मैंने आज आपको बताया है, इसमें से परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है, इसलिए इसे ढंग से पढ़िएगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपीट जरूर करिएगा। आपका प्रश्न परीक्षा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक हो जाएगा।